सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है भारत श्रीलंका करेंसी स्वैप। देखेंगे आखिर यह करेंसी स्वैप क्या होता है और क्यों इस समय किया गया है। वहीं जो दूसरी खबर है वह है पाकिस्तान अब साइबर वॉर के सहारे, अर्थात देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान साइबर तकनीकी का प्रयोग कर भारत में क्राइम को बढ़ाना चाहता है, अशांति उत्पन्न करना चाहता है। वहीं जो तीसरी खबर है वह है मिलिट्री के ऊपर, सेना के ऊपर होने वाले खर्च से संबंधित एक रिपोर्ट। देखेंगे विश्व में कहां पर कितना जो है कि सेना पर खर्च किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, कितना सही है कितना गलत। आइए एक एक करके इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्क पर। सार्क जैसा कि आपको पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। शब्द इसमें है एक रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग किस लिए? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी होता है कि हमें जब अपने पड़ोसी मुल्क से सहायता मिले तो हम सहायता लें, या जब हमारे ऊपर कोई चुनौती आई, कोई क्राइसिस आए, तो ये जो क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े हुए क्षेत्रीय रूप से जो संबंधित देश हैं एक दूसरे का सहयोग करें। हमने यूरोपीय यूनियन देखा है, हमने बहुत से ऐसे क्षेत्रीय संगठन देखे हैं जिन्होंने एक दूसरे के व्यापार को प्रमोट किया है, साथ ही साथ अपना विकास किया है, और जो अपनी बाधाएं थी, जो सीमा और की चुनौतियां थी, उनको मिलजुल कर सॉल्व किया है। अगर हम जो दो सबसे अच्छे बाउंड्री की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री। यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है और इसी के कारण वहाँ पे व्यापार काफ़ी अच्छा होता है, स्मूथ होता है। और इसी कई प्रकार के हमने उदाहरणों को देखते हुए हमने क्या किया था, 1985 में इसकी स्थापना की थी। सार्क की हमने क्या किया था, स्थापना किया था। इसके जो सदस्य देश हैं वर्तमान समय वह हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक विकास करना है। अब देखिए, जब आप क्षेत्रीय रूप से सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आर्थिक चुनौती किसी देश के सामने आएगी तो वह एक चुनौती सिर्फ उस देश की नहीं होगी, बल्कि इस प्रकार के जो हमने संगठन बना रखे हैं, जो हमने कॉर्पोरेशन बना रखे हैं, इसमें जो शामिल देश हैं उनकी भी जिम्मेदारी सामने आ जाएगी। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, अर्थात क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक चीज़ होता है, वह है मुद्रा की उपलब्धता। हर देश क्या करता है, कुछ अपना व्यापार जो है कि विदेश से करता है। विदेश से जब वह व्यापार करता है, अर्थात वह आयात करता है, खासकर जब आयात करता है तो क्या करता है, उसको किसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होता है। चाहे आप ये जो सदस्य देश हैं, कोई भी देश देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो इनकी इकॉनमी बहुत बड़ी नहीं है। इकॉनमी बड़ी नहीं है लेकिन इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, व्यापार इनको करना है, अर्थात आयात करना। आयात करने के लिए हमें जो मुद्रा सामान्यतः यूज होती है वो होती है या तो डॉलर या फिर यूरो। यूरो कौन सी? जो यूरोपीय यूनियन में चलती है। अब इसी चीज को देखते हुए वर्ष 2012 में सार्क सदस्य देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इसका नाम है फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर सार्क मेंबर कंट्रीज। इसको हस्ताक्षरित किया गया है कब? 2012 में। अब देखिए, इसमें एक शब्द है स्वैप एग्रीमेंट। इसको एक थोड़ा सा हम बेसिक से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं स्वैप का क्या अर्थ होता है? एक्सचेंज करना। मेरे पास कुछ है, मैं आपको दे दूं, आप मुझे दे दें, इसको स्वैप करना करते हैं। तो जिस तरह से हम वस्तुओं की जो है कि पहले अदला बदली करते थे जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी, अब ठीक इसी तरह से वर्तमान समय में हम आपसे क्या कहें कि हम आपको कुछ पैसा दे रहे हैं और आप क्या करिए, हमें जो है कि कोई दूसरी मुद्रा दे दीजिए, या फिर हम आपस के एक दूसरे की मुद्रा का अदला बदली कर लें, तो इसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप।
आसान भाषा में समझिए। अब मान लीजिए भारत के पास जो है कि रुपया है या फिर डॉलर है और श्रीलंका को ज़रूरत पड़े और श्रीलंका कहे कि आप मुझे रुपया दे दो या डॉलर, जो भी कुछ तय हो। तो तय कैसे होगा? ये पहले से ही क्या होगा, ये जो करेंसी स्वैप होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, ये पहले से ही इसके नियम फिक्स होंगे। अर्थात हम सहमति जताएंगे श्रीलंका के साथ कि हम भविष्य में अगर कभी लेन देन करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इतना रुपया देंगे, आप हमको बदले में यह रुपया देंगे, कौन सी मुद्रा होगी, कितने समय के लिए दिया जाएगा, रिटर्न करते समय कौन कौन सी कंडीशंस होंगी और क्या ब्याज फ्री होगा या किस प्रकार का सहयोग होगा, ये सभी चीज़ें हस्ताक्षरित किए। तो अब देखिए करेंसी स्वैप का मतलब है, जैसा कि मैंने कहा, श्रीलंका को पैसे की ज़रूरत पड़ी और श्रीलंका की सरकार ने कहा कि हमारे पास अभी डॉलर की कमी है, हमें क्या करना है, व्यापार करना है, तो आप हमें कुछ डॉलर दे दो। आरबीआई कहेगा ठीक है, चूंकि हमने आपके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है तो हम क्या करते हैं, आपको डॉलर दे देते हैं। अब डॉलर किसके द्वारा दिया गया? आरबीआई के द्वारा। अब ये आएगा, प्रश्न ये आएगा कि आखिर श्रीलंका क्या करेगा। तो श्रीलंका अपनी जो डॉलर की जो आवश्यकताएं हैं, चूंकि वह इंडिया से मिल गया तो उससे अपना आयात वगैरह कर पाए। अब जब श्रीलंका मुद्रा या वापस करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, डॉलर ही लौटाए। हो सकता है वो भारतीय रुपया लौटा दे, हो सकता है यूरो लौटा दे या फिर डॉलर भी वो लौटा सकता है। यह किस पर निर्भर करेगा? जो एग्रीमेंट किया जाएगा कि हम आपको ये जो पैसा दे रहे हैं इस कंडीशन में इतने समय पर आप हमें दे दीजिएगा। तो देखिए अब क्या हुआ, इसमें कुछ भी जो है कि श्रीलंका की सरकार ने खरीदा नहीं और ना ही ये लोन है, लोन भी नहीं है। लोन का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ब्याज मिलेगा, यहाँ पे ब्याज वगैरह नहीं मिल रहा, हम सिर्फ जो है कि करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, अभी हम उनको दे रहे हैं, कुछ समय बाद वो करेंसी हमें लौटा देंगे। तो इसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, जो कि वर्ष 2012 में सार्क देशों के बीच में हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होगा, जब भी स्वैप एग्रीमेंट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि कोई खड़ा हो आए और तुरंत कहे हमें पैसा दे दे लेके चले जाइए। अर्थात कोई ऐसा अकाउंट नहीं ओपन हुआ है जैसे कि हम लोन अकाउंट वगैरह होते हैं कि हमें लोन की ज़रूरत है, हम आए और बैंक से हमने बोला पैसे, ऐसा कुछ नहीं। पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, जैसे कि वर्ष 2012, उसमें सभी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि आप कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो। तो इसी प्रकार का जैसे कि मैंने बताया एग्रीमेंट किया। इसका जो उद्देश्य होता है इस प्रकार के स्वैप एग्रीमेंट करेंसी के, उसका उद्देश्य ये होता है कि किसी देश के पास अगर मान लीजिए विदेशी मुद्रा का जो है कि कमी पड़ जाए और उसको लगता है वो आयात आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। जैसे 1990 में अगर हम देखें तो हमारा जो 1990 का दशक का जो प्रारंभिक वर्ष थे, उस समय यह कहा जाता है कि हमारे पास आयात के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का आयात कर सकते थे, इतनी ही हमारे पास विदेशी मुद्रा बची थी। अब हम क्या किए, हम आईएमएफ के पास गए, अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, हमने उससे कहा आप पैसा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप पहले अपनी कुछ पॉलिसी में परिवर्तन लाइए, हम पैसा आपको देते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आईएमएफ या किसी दूसरी संस्था से जब पैसा लेते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक समय काल लगता है और हो सकता है देश के पास इतना समय ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है तो तुरंत की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जैसे कि अब मान लीजिए इसी समय जो है कि श्रीलंका में एक कंडीशन हुई, क्या हुई है मैं आगे बताऊं। तो पहला तो क्या है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वह खत्म हो चुका है और आपको अब कुछ इसेंशियल, मतलब आपको कम से कम इतना पैसा चाहिए कि आप अपना प्रशासन चला सकें या जो आपके लोग हैं उनको जो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। इनका भुगतान करने के लिए आपको क्या करना होगा, डॉलर में पे करना होगा। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी देश के साथ आती है तो इसी के तहत किया गया। दूसरा है, इसका एक उद्देश्य है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह है कि जो हम आयात निर्यात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा, आपको पता है कि कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने श्रीलंका को लेकर हम बात करते हैं तो ज़्यादा आसान है। वैसे भारत है, श्रीलंका को काफ़ी कुछ बेचता है, श्रीलंका से कम कुछ खरीदता है। अब देखिए श्रीलंका को जब भारत क्या करते, ज़्यादा कुछ बेचता है तो श्रीलंका पैसा मांगेगा। तो पैसा जब मांगेगा तो मान लीजिए श्रीलंका कहेगा कि आप हमें क्या करो, आप रुपया दो। तो भारतीय रुपया तो उनके पास है नहीं, वो क्या कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि आप डॉलर ले लो हमसे, और डॉलर चूंकि हर जगह चलता है आप भी यूज कर लें। तो भारत क्या करेगा, डॉलर ले लें। ठीक इसी तरह से अन्य देशों के साथ भी क्या करता है, जब
श्रीलंका व्यापार करता है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है आयात और निर्यात का अंतर। इसको आपने देखा हो चालू खाता, पूंजी घाटा, ये बहुत अलग हो जाएगा। बस आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या क्रिएट ना हो इसके लिए यह जो है कि किया जाता है। अब इस सुविधा के जो किया गया वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया, इसके तहत यह कहा गया आरबीआई प्रत्येक वर्ष सार्क सदस्य देश को उसकी 2 महीने की आयात आवश्यकताओं 2 महीने की आयात आवश्यकताओं के आधार पर कुल $2 बिलियन से कम राशि के डॉलर, यूरो और भारतीय रुपए में एक्सचेंज की पेशकश करेगा। अर्थात जब कोई देश किसी को जरूरत होगी किसकी, डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए की, तो वह 2 महीने की आवश्यकताओं के लिए क्या कर सकता है, आरबीआई दे सकता है। लेकिन यह जब दिया जाएगा तो यह ध्यान दीजिएगा, यह जो राशि होगी पूरा जो है कि $2 बिलियन नहीं होगी। यह किसी एक देश को $2 बिलियन नहीं मिलेगा, एक कोष का आकार बनाया गया, एक फंड का आकार है कि 2 बिलियन में से हम क्या करेंगे, सभी देशों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके तहत क्या किया जा सकता है, कोई देश न्यूनतम $100 मिलियन ले सकता है और अधिकतम $400 मिलियन ही ले सकता है। क्योंकि देश क्या है जो है कि आपके पास देखिए 8 देश हैं और आपके पास जो भंडार है कितने, $2 बिलियन का है। अब ये हुआ क्या है कि यह जो पैसा दिया जाएगा इसको 3 महीने के लिए दिया जाएगा और 3 महीने में आपको वापस करना होगा। फिर से आप एक बार इसको रोल ओवर कर सकते हैं, अर्थात फिर से इसको ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अभी ये जो समझौता हुआ था वर्ष 2012 में, नवंबर 2019 में समाप्त होने वाला था, लेकिन आरबीआई ने इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और आरबीआई अर्थात भारत सरकार ने इसको अनुमोदित कर दिया है। अब 2022 तक इसको बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में क्या हुआ है, क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि श्रीलंका भी जो है कि क्या है, आप सार्क का एक सदस्य देश है, कोरोना वायरस से प्रभावित है, विश्व में लॉकडाउन चल रहा है और इसकी वजह से इसका व्यापार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। व्यापार नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जो जीडीपी का मेन जो आधार है वह है टूरिज्म और रेमिटेंस। टूरिज्म का मतलब जो लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, रेमिटेंस का मतलब जो बाहर श्रीलंका के जो लोग बाहर हैं वो जो पैसा भेजते हैं उनसे क्या होता है, इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका का जो टोटल जो जीडीपी है उसमें 1/4 की हिस्सेदारी सिर्फ टूरिज्म की, और रेमिटेंस को भी उसमें जोड़ दें तो और ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों गतिविधियां नहीं हो पा रही, तब उनके पास पैसा क्या है जो है क्या होगा। उसके साथ ही साथ जो है कि श्रीलंका के पास जो है कि चीन का काफ़ी ज़्यादा ऋण है, लोन है। अब इसी तरह से अन्य देशों का ऋण भी है। अब इन ऋण का क्या होता है, आपको कुछ ईएमआई पे करना होता है या उनका जो है कि ब्याज देना होता है। तो कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं इस समय, चाहे वो इसेंशियल गुड्स खरीदना हो या फिर जो है कि भुगतान करना हो ऋणों का, बहुत सारे। और श्रीलंका के पास पैसा खुद का आ नहीं पा रहा, तो इसके वजह से इनको क्या हुआ, विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ी। यहाँ की जो मुद्रा है, जो कि श्रीलंकाई रुपया है, उसकी भी जो है कि मूल्य काफ़ी गिर गया है। $1 जो है कि बराबर हो गया कितने, 193 श्रीलंकाई रुपए। अब सोचिए $1 के लिए आपको क्या है, श्रीलंका के 193 रुपए देने। इसका मतलब क्या बता रहा है कि डॉलर की काफ़ी कमी है, और डॉलर की कमी जब है तो $1 को प्राप्त करने के लिए लोग अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, रुपए देने के पेशकश कर। इसी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ का रुपया जो है श्रीलंका का रुपया कमजोर होता जा रहा है, और इस तरह की कमजोरी की इतना ज़्यादा हो जाना है काफ़ी चुना। अब इस रुपये में जो कि इसकी जो कीमत घटती चली जा रही है, या श्रीलंका का जो रुपये का मूल्य कम होता जा रहा है, इसको रोकने के लिए इसके पास, श्रीलंका के पास क्या विकल्प था कि ये डॉलर की मात्रा बढ़ा दे, क्योंकि डॉलर की मांग ज़्यादा है। तो जैसे ही इसकी आपूर्ति बढ़ेगी, अपने आप क्या हो जाएगा, जो अधिक हम श्रीलंकाई का रुपया देना पड़ रहा है वो कम देना पड़ेगा, अर्थात श्रीलंका का रुपया क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और डॉलर इस समय की तुलना में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो। ये मैंने बता रखा है कई वीडियो में, मैं इस पे बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने इस पे एक एक एग्जांपल लेकर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप समझ पा रहे होंगे। कुल मिलाकर अभी क्या है, इसके पास कई प्रकार की चुनौतियां हैं। इसी के साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो है कि जो रिपोर्ट दी है उसमें पता चलता है कि इस वर्ष यहाँ की जो ग्रोथ है वो अभी क्या है, निगेटिव में जाएगी। अब निगेटिव में जाएगी, इसके लिए इसको अब जो है कि बाकी इसेंशियल्स जो गुड हैं कोरोना वायरस से, या मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो तो खरीदने हैं, तो पैसा इसको देना ही होगा श्रीलंका को। तो इन्होंने क्या किया, वही जो वर्ष 2012 में जो एग्रीमेंट हुआ था करेंसी स्वैप, उसी के तहत जो मैक्सिमम लिमिट थी कि वो
$400 मिलियन ले सकता है, उसी के तहत श्रीलंका ने क्या किया है, यह पैसा लिया है। तो इसी को कहा जा रहा है भारत श्रीलंका करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप में अब जो 400 मिलियन का करेंसी सुविधा ये लिया है इसने, इसके तहत डॉलर दिया जा रहा है और डॉलर लेकर अब क्या करेंगे, यह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे और जो भी इस एग्रीमेंट में टेन्योर फिक्स किया गया होगा, श्रीलंका क्या करेगा, या तो भारतीय रुपए में या फिर यूरो में या डॉलर में पैसा क्या करेगा, लौटा देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यह लोन नहीं है, यह ऋण नहीं है। तो कुल मिलाकर यही था आपका भारत श्रीलंका जो है कि करेंसी स्वैप। आई होप आप समझ पाए होंगे। और दूसरी जो हमारी खबर है वह है पाकिस्तान साइबर वॉर। यहाँ पे साइबर वॉर एग्जैक्ट रूप में तो नहीं है, लेकिन हाँ उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है। जैसे आपको पता है, पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वह उसके पास एक विकल्प है और वह क्या है, जो है कि या तो जम्मू कश्मीर में कुछ अशांति उत्पन्न करवाए या फिर भारत में यह बताए कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। इससे क्या हो कि जो पाकिस्तान के लोगों की जो संवेदना है या जो वहाँ के लोग हैं उनका फोकस इंडिया हो जाए, ना कि अपना होम कटे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान करता, हर देश करती है, कम और ज़्यादा, ये दूसरी बात है। लेकिन हमें बात करनी है पाकिस्तान। अब क्या कर रहा है पाकिस्तान, जो है कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे लोगों का जो देखने का जो नज़रिया है वो भारत केंद्रित हो गया है। सीमा से इस समय घुसपैठ हो रहे हैं, बढ़ गए हैं, सीजवार की घटनाएं बढ़ गई हैं, आतंकवाद जो है कि आतंकवादियों को प्रवेश कराने की घटनाएं बढ़ गई हैं और अलगाववादी जो संगठन है उनसे जो है कि इनके मेलजोल इस समय काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है, खासकर जब ये लॉकडाउन का जो समय है। क्योंकि क्या है, पेट्रोलिंग थोड़ी सी कम हो रही है, मिलिट्री इनपुट्स कम मिल पा रही है, तो इसका ये जो है कि पाकिस्तान फ़ायदा उठाना चाहता है। खैर ये कोई बात नहीं है, ये तो इनके परंपरागत हथियार रहे हैं भारत को अशांत करने के। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया है, साइबर तकनीक का सहारा लेकर अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता है। ये जो प्रारंभ होता है, ये होता है इस साइबर तकनीकी का व्यापक रूप में प्रयोग यह होता है जब अनुच्छेद 370 में हमने परिवर्तन किया और जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक संरचना थी उसकी स्थिति में हमने परिवर्तन किया। यहाँ से क्या हुआ, पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया और उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वह क्या करे कि खुद ही आके युद्ध लड़े या फिर क्या करे, यहाँ के लोगों को उकसाए कि आप जो है कि क्या करो, कुछ हिंसक घटनाएं करो। और इसके लिए क्या किया है उसने, जो है कि उसने कई तरह के फेक न्यूज का प्रयोग किया। अर्थात यह बताया गया कि अब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में आपको गुलामों की तरह रखा जाएगा, आपके कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी के क्षेत्र के लोगों को डिटेक्शन सेंटर में डाला जाएगा। NRC भी एक मुद्दा आया था। तो कई तरह की चीज़ों को लेकर कहा गया कि आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा, आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा। और इन्होंने कोट किया असम वाले क्षेत्र में कि असम के जो डिटेंशन सेंटर हैं उसमें मुस्लिमों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो वीडियो कहीं और का बनाते थे, लेकिन उसकी ऑडियो ऐसी उसको एडिट करते थे जैसे लगता था कि वह हाँ इंडिया का है, लेकिन वह इंडिया के नहीं होते थे। कुछ समय पहले जो है कि जम्मू कश्मीर के जो DGP उन्होंने पुष्टि ये भी किया था कि न सिर्फ अनुच्छेद 370 में जो परिवर्तन किया गया उस समय जो है कि कई प्रकार के साइबर क्राइम के सहारे लिए गए। हालांकि इंटरनेट शटडाउन था तो पाकिस्तान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने कई अन्य तरीकों के से माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से या लोगों को तो गलत सूचनाएं पहुंचाने के लिए कई प्रकार की सूचनाएं सर्कुलेट की। अभी क्या हुआ है कि DGP ने पुष्टि की है कि जो पाकिस्तान में कोरोना मरीज के पेशेंट हैं जिनके अंदर पॉजिटिव कोरोना वायरस पाया गया है, उनको वो घाटी में प्रवेश कराना चाहता है और साथ ही साथ इन लोगों को जो कोरोना संक्रमित हैं अधिक से अधिक लोगों को मिलाना चाहता है, जिससे संक्रमण का स्तर ही बढ़ जाए। ये बात मैं जो है कि ऐसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के DGP ने खुद इस बात को कहा। दिल्ली का जो दंगा हुआ था उस समय भी जो है कि कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें लग रहा था कि हिंदू समुदाय ने बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय पर अटैक कर दिया है। कई तरह की घटनाएं हुई, लेकिन जब उन वीडियो को जो है कि यहाँ की पुलिस ने जब इसका जो है कि जांच की तो पता चला कि वीडियो यहाँ के हैं ही नहीं, वो मिडिल ईस्ट के हैं और मिडिल ईस्ट के वो वीडियो पहले के बने हुए हैं। अभी भी कई प्लेटफॉर्म पर वीडियो अवेलेबल है, लेकिन क्या किया गया है उसकी वॉइस चेंज कर दी गई है, उसमें हिंदी ऑडियो डबिंग कर दी गई है और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे वो दिल्ली का हो।
उसी के साथ साथ लॉकडाउन के समय दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम को देखने वाली जो स्पेशल ब्रांच है उसने यह सूचित किया है कि मुसलमानों को भड़काने के लिए जानबूझकर क्या किया जा रहा है, दुष्प्रचार का सहारा लिया जा रहा है कि अगर आप जो है कि अस्पताल में जाते हो तो आपके साथ सही व्यवहार नहीं होगा, आपको जो है कि जहर दे दिया जाएगा, कोरोना कुछ नहीं होता और ये फालतू की चीज़ है, केवल ये आपको एनआरसी और इस तरह से चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए जो है कि सरकार लेके आई। इस प्रकार की सूचनाएं जो है कि सर्कुलेट की जा रही हैं। चूंकि इस समय इंटरनेट शटडाउन नहीं है तो इस प्रकार की सूचनाएं काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रही हैं। हालांकि इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है और ऐसी सूचनाओं को शेयर करने वाले लोगों को धरपकड़ भी कर रही है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं इन तरह की सूचनाओं का जो प्रसार है काफ़ी बढ़ गया है। अगर लॉकडाउन के स्टार्टिंग के समय में देखेंगे तो आपको यूट्यूब, टिकटॉक से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार की घटनाएं बताई गई कि यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है जिससे मुसलमानों को इससे क्षति पहुंचाई जाए। तो इस प्रकार की सूचनाएं अभी दी गई हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में क्या किया है कि मध्यपुर के नेताओं के बीच भी यह बात फैलाया है कि भारत में मुसलमानों के साथ सही व्यवहार नहीं होता और तबलीगी जमात की घटना को इन्होंने बार बार जो है कि इसकी क्रिया प्रतिक्रिया में इन्होंने पेश किया कि वो धार्मिक एक आयोजन था और धार्मिक आयोजन को मेन टारगेट उनको किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, भारत और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए अर्थात एंटी मुस्लिम प्रूव करने के लिए कई प्रकार के फेक सूचनाएं वहां पर भी सर्कुलेट की। इससे ये हो सके कि भारत के प्रति उनकी जो भावना है थोड़ी सी आहत हो सके। यह यहाँ पर भी नहीं माने, अर्थात भारत की कोई वीडियो नहीं थी लेकिन बहुत सी वीडियो को मिडिल ईस्ट में सर्कुलेट किया गया। बहुत से ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट्स जो है कि बनाए गए, फेक बनाए गए, यहाँ पे आर्मी ऑफिसर के बनाए गए। खासकर जब अनुच्छेद 370 में परिवर्तन हुआ तब तो कई प्रकार के आर्मी ऑफिसर के जो है कि अब फेक आईडी बनाए गए और उसमें वीडियो डाला गया और वीडियो पुराने वीडियो थे और उसको ये कहा गया कि देखिए इंडियन आर्मी को जो है कि क्या कर रही है। उसमें दिखाया जाता था कि कोई इंडियन आर्मी का व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को मार रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत वेल प्लान तरीके से क्या किया गया था। अभी क्या किया गया है, मध्य पूर्व एक बहुत बड़ा इनका क्षेत्र बना और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका किया। मध्य पूर्व में जो एक नया इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है कि पहले वहाँ के जो बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं का क्या करते हैं, यह अकाउंट देखते हैं, फिर फेक अकाउंट बनाते हैं। और ये जो फेक अकाउंट आप कैसे पता चलेगा कि जितने बड़े नेता जो आपको इंडिया के अगेंस्ट जो है कि बोल रहे हैं, आप उनके अकाउंट देखेंगे तो अभी आपको पता है पिछले 3 से 4 महीने में बने हैं। अर्थात वो जानबूझकर पाकिस्तान में क्रिएट किए गए हैं। उनका नाम चेंज किया गया, अर्थात जैसे पाकिस्तान किसी व्यक्ति का नाम था उसमें अरबी लैंग्वेज डाली गई, उसकी लोकेशन जो है कि चेंज की गया, व्यक्ति का नाम परिवर्तन किया गया, जेंडर तक परिवर्तन किया गया। और यह कर रहा था ISI अर्थात वहाँ का जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान का, उसके सहारे पे सब कुछ हो रहा था। और उन्होंने मध्यपुर के कई नेताओं के अकाउंट जो है कि नाम परिवर्तन किए, वहाँ के फेक अकाउंट बनाए और वहाँ पर यह लिखना चालू किया कि इंडिया में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो फेक अकाउंट थे। जी मान लीजिए मैं जो है कि मिडिल ईस्ट का हूँ, मध्य पूर्व का हूँ, मान लीजिए मैं किसी गल्फ कंट्री का हूँ और मैं कोई राजनीतिक पद धारण करता हूँ, तो मेरा एक फेक अकाउंट बनाया गया और उस पर लिखा गया कि मैं भारत को गलत नज़र से देखता हूँ क्योंकि भारत में जो है कि मुसलमानों के साथ गलत होता है। जबकि वो मैंने नहीं लिखा था, उसको पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने लिखा था। बस वहाँ पे मेरी फ़ोटो लगा दी गई थी, मेरा नाम लिख दिया था। और ये काफ़ी आसान होता है, साइबर क्राइम आप जानते हैं। इसी प्रकार का अभी हाल ही में क्या हुआ था, ओमान की प्रिंसेस के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट को मैंने पूरा नहीं लेकिन फिर भी मैंने आधा लिखे। देखिए क्या है, ओमान स्टैंड विद इट्स मुस्लिम brother and sister in India. It is the Indian government does not stop persecution of Muslims, then 1 million workers living on इन ओमान में भी एक्सपेल्ड। इसमें कुल मिलाकर यह कहा गया है कि ओमान जो है कि मुस्लिम भाई बहनों के लिए खड़ा है और अगर इंडिया में जिस प्रकार का अत्याचार मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहा है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ पर जो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, जो कामगार हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और इसमें आगे ये भी लिखा था कि चूँकि यह एक प्रिंसेस के, ओमान की प्रिंसेस के नाम से यह अकाउंट बना था, तो इसमें यह भी कहा गया था कि इसको लेकर जो है कि
ओमान के प्रिंस से जल्द बात की जाएगी और कड़ा कदम उठाया जाएगा भारत के खिलाफ। लेकिन बाद में जब यहाँ के पर यह जो ट्वीट था इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी किया गया था ताकि ये हाईलाइट हो सके, लोगों को पहुंच सके। और चूंकि नरेंद्र मोदी को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं तो सब तक सूचना पहुंच सके कि मध्य पूर्व में भी देखिए क्या हो रहा है। यह बात स्वीकारी जा रही है कि जो है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ गलत होता है, और चूंकि प्रिंसेस कह रही हैं तो उनके पास सूचना होगा और सच में इंडिया में ऐसा होता है, जबकि ये फेक था। बाद में पता चला कि यह जो अकाउंट था वो पाकिस्तान के किसी मिलिट्री व्यक्ति का था। उसने कुछ समय पहले ही अपने अकाउंट का नाम और सभी चीज़ें चेंज की थी। और इस तरह से क्या है, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सब किया जा रहा है। यह जो ट्वीट है मैंने इसका सहारा इसलिए लिया, ऐसे कई ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि इस पे जो है कि भारत सरकार ने इसकी प्रतिक्रिया दी। बताया गया जो है कि हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस संस्थाओं के द्वारा फेक है और इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट ओमान के प्रिंसेस के द्वारा नहीं दिया है। इसी के साथ कई अन्य प्रकार के प्लेटफॉर्म, चाहे आप जो है कि आपने देखा होगा कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे आप ले लीजिए इस समय ट्विटर ले लीजिए, इंस्टाग्राम तक पे इमेज जो है कि जो शेयर की जाती हैं उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हम जानबूझकर हमारा एक ही उद्देश्य बचा है और वो है मुस्लिम समुदाय को गलत नज़रों से देखना या फिर जो है कि उनका शोषण करना। और ये कहीं ना कहीं यह बताता है कि जो भी चीज़ें हैं वह उस रूप में प्रेजेंट की जा रही हैं जो अस्तित्व में नहीं है, जो दिखाई नहीं देती हैं। आप खुद समझिए आपकी पहचान में कितने मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे, लेकिन जो है कि आपका उनका व्यवहार कितना अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है, इस प्रकार की सूचनाओं को दे दे के एक समुदाय वर्ग में क्या किया जाता है, आपके खिलाफ जो है कि नफरत भरी जाती है। और यही नफरत क्या होता है, जैसे दिल्ली दंगे वाली कंडीशन होती है, कुछ होता है तो क्या करता है, व्यापक रूप धारण कर लेता है। तो कुल मिलाकर अब पाकिस्तान को ये लग गया है कि वह जो है कि सामने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो अब क्या कर रहा है, यहाँ के लोगों को ही कई खानों में डिवाइड करने का वह प्रयास कर रहा है। यहाँ पर मैं हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उनसे भी और मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, वो है हमारा संविधान, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था, हमारे यहाँ विधि का शासन। हम सब आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता हो, कोई भी प्रशासन हो, वो हमारे नागरिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। नागरिक अधिकारों में हनन तभी होता है जब आप क्या होते हैं, कई खाँचों में डिवाइड होते हैं और आप अतार्किक हो जाते हैं, आप हिंसक हो जाते हैं और साथ ही साथ आप वह करने लगते हैं जो कि विधि और कानून के खिलाफ है। तो आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है कि आपके पास जो भी सूचनाएं आए, चाहे व्हाट्सएप पर आए, ट्विटर पे आए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, एक बार उनकी सत्यता का परख लीजिए, उनको चेक कर लीजिए वह कितनी सही है, और जब आपको पूरा भरोसा हो जाए तभी सर्कुलेट कीजिए। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पाकिस्तान की ये गतिविधियाँ काफ़ी घातक हो सकती हैं, लेकिन अगर हम और आप जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं एक तीसरे खबर पे जो कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में से रिलेटेड है। हाल ही में क्या हुआ, स्टॉकहोम की एक संस्था है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और इसमें ये सामने आया है कि वर्ष 2019 में विश्व में जो सर्वाधिक सेना पर खर्च करने वाले देश हैं उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। और इसमें जो है कि अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे भारत है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च जो है कि 1-2 बिलियन डॉलर का नहीं बल्कि 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। अब ऐसे समय में जब सभी देशों का प्रयास ये होता है कि हम निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ें, हम अपने यहाँ या पूरे विश्व समुदाय में हथियारों को समाप्त करें, ऐसे में एक चुनौती उभर के आती है, उड़व होती है अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने। और इस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कितनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है आप देख लीजिए, 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर इसको हम गरीबी, पर्यावरण संरक्षण या कुपोषण जैसी बीमारियों के लिए करते, या हमारी जो चुनौतियाँ, क्लाइमेटिक चुनौतियाँ आ रही उनके लिए करते तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन बस वही है, चूँकि हमारा पड़ोसी मुल्क मजबूत हो रहा है, उससे हमें डर है, तो हम क्या करेंगे, अपनी
अपने आप को करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस तरह के पैसे का बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होना ये सही दिशा में हम नहीं बढ़ रहे हैं। 732 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर यूएस से पहले स्थान पर है, और वहीं उससे जो है कि लगभग एक तिहाई जो है कि 261 बिलियन डॉलर खर्च करके चीन जो है कि आपके दूसरे स्थान पर है, और भारत जो कि काफ़ी उसका कम है 71 बिलियन डॉलर के साथ वो तीसरे स्थान पर है। इसके बाद जो है कि रूस और सऊदी अरब का स्थान है, अर्थात भारत के बाद जो है कि रूस है, उसके बाद जो सऊदी अरब का स्थान है। अगर हम इस पूरे खर्च को देखें जो हमने बताया लगभग 2000 बिलियन डॉलर का जो खर्च है, तो हमें पता चलेगा कि लोग 62% जो खर्च होता है वह इन 5 प्रमुख देशों के द्वारा ही होता है, अर्थात जिनकी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी बड़ी हैं वह क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हालांकि इसमें जापान नहीं है इस सूची में, अभी देखिए 5 में आपको फ्रांस नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ देश ऐसे हैं जिनकी प्राथमिकता में इतना बड़ा सैन्य खर्च नहीं है, लेकिन भारत, चीन और अमेरिका, रूस के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में खर्च किया जाना यह बताता है कि अभी भी हथियारों का जो व्यापार है, जो मार्केट है, वह सबसे बड़े मार्केट में से एक है। वैश्विक जीडीपी का लगभग 2.2% जो है कि खर्च इस रिपोर्ट के अनुसार इन सैन्य खर्चों पर किया जा रहा है, अर्थात हम मिलिट्री के सामान या मिलिट्री की चीज़ों में लगभग जीडीपी का 2.2% खर्च कर रहे हैं। काश इतना हम हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर पाते, और यह बात तभी सक्सेस हो पाएगी, तभी लागू हो पाएगी जब प्रत्येक देश यह प्रयास करे। क्योंकि जब एक देश दूसरे देश पर हमेशा क्या करेगा, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, वह हमेशा उसकी जो नज़रें हैं, या चीन है कि वह भारत पर कभी अटैक कर दे, तो स्वाभाविक है भारत अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार तो खरीदेगा। और यही कारण है कि इस बार हुआ है फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान क्रमशः जो है देख लीजिए, यह आपको पता चलेगा फ्रांस जो है कि 6वें स्थान पर है, जर्मनी 7वें और पाकिस्तान 24वें स्थान पर है। वर्ष 2018 की तुलना में चीन ने अपने सैन्य खर्चे में 5.1% की वृद्धि की है, जबकि भारत ने अपने जो कि सैन्य खर्चे में 6.8% की वृद्धि की है। और इससे यह पता चल रहा है कि आने वाले समय में यह जो खर्चे हैं और बढ़ेंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि जिस तरह से अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरा दुनिया की जो नज़रें हैं वह चीन से मुड़ी हैं, अर्थात चीन की जो हरकतें हैं वो सामने आई हैं कि कैसे कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सकता था, लेकिन चीन ने अपनी समझदारी नहीं दिखाई, उसके वजह से चुनौतियां आई। और ठीक इसी तरह से जिस तरह से अभी पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ चल रहा है, भारत भी अपने खर्चे बढ़ाएगा, और इसमें एक ही चुनौती आएगी, और वो होगी हमारी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम, गरीबी, कुपोषण, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे। लेकिन यह तब तक भारत भी नहीं कर सकता जब तक पूरा विश्व जो है कि इसमें निःशस्त्रीकरण में शामिल ना हो। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।